केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि नोटबंदी के बाद अब नसबंदी कानून लाया जाना चाहिए, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण गरीबों के लिए लाई जाने वाली योजनाएं कारगर साबित नहीं हो रही हैं। यही गिरिराज सिंह है कि कुछ दिन पहले उन्होंने हिंदुओं से अपील किया था कि वो ज्यादा बच्चे पैदा करें। बयानों से विवाद में रहने वाले गिरिराज सिंह ने नोटबंदी के बाद नसबंदी कानून लाए जाने की वकालत की है। नवादा में रेड क्रॉस के एक कार्यक्रम में पहुंचे गिरिराज सिंह ने रविवार को कहा कि गरीबों के विकास में जनसंख्या बाधक है और बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए सख्त कानून लाया जाना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के कारण आज देश में काले धन पर एक नकेल कसा है, देश की आर्थिक रीढ़ मजबूत हुई है। उसी तरह देश में विकास के लिए हमें दुनिया की ऊंचाइयों पर जाना है, तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़ा कानून लाना होगा और जिससे हमारे साधन सीमित हैं और उस सीमित साधन का हम प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर पैदा कर रहे हैं जनसंख्या। इसी साल अक्टूबर महीने में गिरिराज सिंह ने कहा था हिंदुओं को कि ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, लेकिन अब गिरिराज सिंह अपने पुराने बयान से पलट गए हैं और उड़ीसा की जनजातियों का हवाला देकर कह रहे हैं कि जब आदिवासी जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं तो बाकी लोगों को भी जनसंख्या नियंत्रण की पहल करनी चाहिए और अगर लोग वैसे नहीं मानते हैं तो कठोर कानून के जरिए जनसंख्या को नियंत्रण में किया जाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कानून होना चाहिए। जो मैंने कहा कि दुनिया का 17.5% आबादी भारत में, जमीन 2.5% और पानी 4.2%। क्या ऐसी स्थिति में जो दुनिया ने, हमारे गरीब लोगों ने भी आपके सामने में दिखा दिया कि 2, 3, 4 जो लोग नहीं स्वीकार हैं उनके ऊपर कानूनी डंडा चलनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने नसबंदी कानून की वकालत करके एक नई बहस को छेड़ दिया है। अब देखना ये है कि गिरिराज सिंह इस बयान पर कब तक टिकते हैं। बिहार सरकार ने आज से लोक संवाद कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। इस कार्यक्रम का मकसद है कि सरकार की नीतियां, कार्यक्रम और जो योजनाएं बनती है उनके बारे में लोग आकर राय दें और जिनकी राय पसंद की जाएगी सरकार उस पर अमल भी करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सचिवालय स्थित संवाद में 50 लोगों का सुझाव सुना। इस कार्यक्रम में संबंधित विभागों के मंत्री, प्रधान सचिव और सचिव मौजूद थे। ये तस्वीर बहुत कुछ जनता दरबार के जैसी थी। ये सवाल वाजिब है कि जनता दरबार का कार्यक्रम खत्म क्यों किया गया। समाज से समाधान की तरफ सरकार बढ़ रही है, लेकिन सवाल जरूर उठता है कि जब जनता दरबार में समस्या के समाधान की गारंटी नहीं थी तो क्या जनता मुगालते में अपनी चप्पलें घिसती रही। फिर यहाँ जैसे सचिवों और अधिकारियों की फौज जमी है वहाँ भी ऐसे ही रहती थी, तो इसे क्या माना जाए। बहरहाल महीने के 3 सोमवार को जन सामान्य की समस्या के लिए सरकार ने सुरक्षित किया है। पहले सोमवार को सड़क, भवन, बिजली, पेयजल, सिंचाई और उद्योग, दूसरे सोमवार को पुलिस, सामान्य प्रशासन, पंचायती राज, नगर निगम, मानवाधिकार और सहकारी संस्थाएं और तीसरे सोमवार को शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और SC/ST अल्पसंख्यक से जुड़ी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। शिकायत निवारण अधिकार कानून और इसके लिए जिले में और सब डिवीजन में लोक शिकायत निवारण केंद्र बनाए गए और लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मनोनीत किए गए और उनके लिए सहयोग करने के लिए, डेटा एंट्री करने के लिए और बाकी चीजों के लिए व्यवस्था की गई है और उनकी पर्याप्त ट्रेनिंग भी प्रदान की गई और अब वो काम शुरू हो गया। आपको बता दें कि 2011 में सरकार ने लोक सेवाओं का कानून का अधिकार कानून लागू किया था। इसे लेकर पहले से ही शिकायतें बनी हुई है। महिला सशक्तिकरण और लड़कियों के विकास की बात सब करते हैं, लेकिन इन दावों और वादों के बीच जो तस्वीर सामने आई है वो सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि तमाम वादों और कोशिशों के बाद भी बिहार में लिंगानुपात घटा है। बिहार में लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई है। CRS की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या 868 थी।
जो 2013 में 924 से 56 कम है। ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। पटना की जानी मानी डॉक्टर शांति राय का कहना है कि आज भी ज्यादातर लोगों की चाहत लड़कों की है। तो मेरे यहाँ तो बहुत कम आते हैं अबॉर्शन के लिए कि मेरा अब हमको बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि लोग जानते हैं कि मेरे यहाँ होता नहीं है। लेकिन हाँ, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए लोग आते हैं, संतान की इच्छा वाले, और वे कहेंगे कि मेरे पास 2 बेटी है, उस बाद एक बेटा था जो खराब हो गया और अब हमको बच्चा नहीं हो रहा है। तो चूंकि हमको 2 बेटी तो है, अब ऐसा कुछ इलाज कीजिए कि लड़का होता तो ठीक था। साल 2014 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 5 ऐसे जिले हैं जहां लिंगानुपात की स्थिति बेहद दयनीय है। गोपालगंज में 1000 पुरुषों के मुकाबले 675 महिलाएं, सिवान में 1000 पुरुषों के मुकाबले 721 महिलाएं, दरभंगा में 1000 पुरुषों के मुकाबले 757 महिलाएं, पटना में 1000 पुरुषों के मुकाबले 782 महिलाएं, मुजफ्फरपुर में 1000 पुरुषों के मुकाबले 797 महिलाएं। बिहार में लिंगानुपात के इन आंकड़ों से राज्य सरकार भी चिंतित है। हमारे विभाग के तरफ से बच्चों को जागरूक बनाने के लिए बहुत तरह से योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार तो चला ही रही है योजना, लेकिन हमारा विभाग जो है सपनों को चली छूने कार्यक्रम के तहत गांव-गांव में और स्कूल में भी बच्चों को जागरूक करने का काम कर रही है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण और महिला सशक्तिकरण को लेकर अभियान चलाने से कहीं अधिक जरूरी है लड़कियों के प्रति लोगों की सोच बदलने की। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का विवादों के साथ पुराना नाता रहा है। इस बार विवाद परीक्षा कराने को लेकर है। छात्रों का आरोप है कि जब जेपीएससी को 1.5 पन्ने का सिलेबस बनाने में 1.5 साल लग गए, तो आखिर उनकी तैयारी महज 1.5 महीने में कैसे हो पाएगी। छात्रों का ये गुस्सा जेपीएससी के काम को लेकर है। झारखंड लोक सेवा आयोग की 6ठी सिविल सेवा परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। परीक्षा का एडमिट कार्ड भी आज से डाउनलोड होना शुरू हो गया है। कुल मिलाकर के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को डीएसपी वीडियो नहीं बनाना चाहती है, ये बड़े पैसे वालों को वीडियो डीएसपी बनाना चाहती है। और दूसरा बात ये है कि आपको बताते हैं 1.5 साल लगा इनको सिलेबस, 1.5 पन्ना का सिलेबस बनाने में 1.5 साल लगा और 150 पुस्तक पढ़ने में 1.5 महीना। परीक्षा का विरोध कर रहे छात्रों का आरोप है कि 3 अक्टूबर को जारी सिलेबस की तैयारी वे 1.5 महीने में ही कैसे कर पाएंगे। कुछ छात्रों का आरोप है कि जेपीएससी ने बिना वजह हजारों छात्रों के आवेदन को रिजेक्ट कर दिया है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अभी 3 मंथ पहले हम लोग को 3 अक्टूबर को सिलेबस मिला है, तो बस चाहते हैं कि थोड़ा और टाइम मिल जाए हम लोग को, मतलब थोड़ा डेट डिले कर दिया जाए ताकि हम लोग उसको थोड़ा प्रिपरेशन करके अच्छे से एग्जाम दे पाए। मतलब चाहती क्या है जेपीएससी की बाहरी लोग को, जो हम लोग का तो पेपर ये क्या बोलते हैं इतना कम टाइम है, बस हम लोग यही चाहते कि इतना कम टाइम में सिलेबस कैसे कवर होगा। जेपीएससी के खिलाफ हंगामा कोई नई बात नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जेपीएससी अपने छात्रों के आक्रोश को कैसे दूर करता है। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में सरेआम एक प्रेमी पिट गया। पिटने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका ही थी। प्रेमी पर किसी और लड़की से संबंध होने का आरोप था, जिसका गुस्सा प्रेमिका ने उतारा। हाथ मत लगाना, नहीं तो हाथ सब टूटे गए। प्रेमिका मारने लगी तो गिनती नहीं थी, दे थप्पड़। हाथ ही नहीं, इसने तो पैर से भी मारा। ये देखिए, कॉलर पकड़कर मारा, कंधे झुका कर मारा। मारा तो क्या खूब मारा, कहाँ लगेगी परवाह किए बगैर मारा। दरअसल ये दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं। ये इजहार मोहब्बत नहीं, बेवफाई की आहट का गुस्सा है। सुबह सुबह सर्दी में जयपाल सिंह स्टेडियम में प्रेमी गौतम को प्रेमिका ने बुलाया। सोचा था प्यार के पिच पर प्रेमिका ने न्योता दिया है, लेकिन प्रेमिका ने आओ देखा न ताओ शुरू हो गई। दे धपाधप। प्रेमिका गौतम पर दूसरी लड़की से शादी करने का आरोप लगाया जा रही थी। मामला संगीन होता जा रहा था। स्टेडियम में दर्शक जुटने लगे थे, लेकिन गौतम ने खेल खत्म करना ही मुनासिब समझा।
भीड़ कहीं अपनी बैटिंग पर उतर आई तो खैर नहीं होगी। प्रेमी के सामने रिटायर हट होने के सिवा दूसरा चारा नहीं था। प्रेमी खिसक लिया, लेकिन तमाशा तो बन चुका था प्यार की पीच पर पिटाई का। झारखंड में सीएनटी एसपीटी पर आजसू के बयान ने ठंड के मौसम में राजनीतिक तापीस बढ़ा दी है। कांग्रेस ने राजनीतिक पाखंड बंद करने को कहा तो बीजेपी ने उचित फोरम में बात रखने की बात कह रही है। सीएनटी एसपीटी संशोधन बिल विधानसभा से पास होने के बाद आजसू सुप्रीमो सुरेश महतो और पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा के बयान ने झारखंड की राजनीतिक में एक बार फिर सरकार के अंदर ही बहस की स्थिति खड़ी कर दी है। सरकार के भीतर मचे इस अंतरकलह पर विपक्ष आजसू पर ही निशाना साध रहा है। सरकार में बने रहने के लिए राजनीतिक पाखंड बंद करने की बात कर रहा है। देखिए, दोनों नेताओं के बयान में विरोधाभास है और खास करके मैं आजसू के बारे में इतना कह सकता हूं कि राजनीतिक पाखंड अब उनको बंद करना चाहिए, क्योंकि निहित स्वार्थ की राजनीति वो करते हैं, उनका दल करता आया है, ये झारखंड की जनता बखूबी जानती है। क्योंकि अगर उनको इतना ही लगता था कि स्थानीय नीति के समय भी उसी प्रकार की राजनीति किया उन्होंने, ये राजनीतिक पाखंड करना बंद करना चाहिए उनको। वहीं आजसू के तेवर से बीजेपी प्रदेश संगठन जरूर थोड़ा परेशान दिख रहा है। यही वजह है कि बीजेपी के नेता सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आजसू ने उचित फोरम पर बात करने की अपील कर रही है। हमारा आजसू के साथ ना चुनाव के पहले का गठबंधन था। हम 7 चुनाव में गए थे विकास के एजेंडे पे, और आज भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने विकास की एक लंबी लकीर खींची है इस राज्य में, और इस लकीर को खींचने के क्रम में जितने भी कानून आएंगे, अड़चने आएंगी, उन्हें हम सरलीकरण करते चलेंगे। और जहां तक बात आजसू की रही तो ये उनका इंटरनल मैटर है, ये भाजपा को उस पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है और हम उस पर टिप्पणी करना भी नहीं चाहेंगे। एनडीए के फोरम में बैठकर चीजें तय होती हैं, और पिछली बार भी जो एनडीए की बैठक हुई थी मुख्यमंत्री जी के यहाँ, वहां सब कुछ सामान्य था और हम लोग सब एक हैं विकास के मुद्दे पे। सीएनटी एसपीटी एक्ट पर मचे बवाल ने विपक्ष को मजबूत कर दिया है, लेकिन इस मसले से चारों ओर से आजसू घिरती नजर आ रही है। अब ये देखना होगा कि आजसू का अगला स्टैंड क्या होता है। एक तो शराबबंदी कानून तोड़कर युवकों ने शराब पी और फिर कानून तोड़ने का सबूत फेसबुक पर खुद ही पोस्ट कर दिए। बिहार की नालंदा पुलिस ने फेसबुक पर शराब की बोतल के साथ पार्टी ऑनलाइन की तस्वीर पोस्ट करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। नालंदा के बिहार शरीफ में एक युवक को शराब की बोतल के साथ फेसबुक पर अपना स्टेटस अपडेट करना महंगा पड़ गया। जिले के एसपी ने फेसबुक पर शराब की बोतल के साथ जैसे ही तस्वीर देखी, मामले की पड़ताल शुरू कर दी और जिस विक्की ने पार्टी ऑनलाइन के साथ हाथ में शराब की बोतल ये तस्वीर पोस्ट की थी, उसके 4 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। बिहार शरीफ के रहने वाले इस युवक ने शराब की बोतल के साथ दोस्तों के संग एक तस्वीर फेसबुक पर डाली थी। एसपी ने विक्की और उसके साथियों को गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि की है। मुझे फेसबुक के थ्रू जानकारी मिली कि एक लड़का जो बिहार शरीफ का ही है, उसने शराब की बोतल के साथ पोस्ट किया था कि हम लोग पार्टी कर रहे हैं। तुरंत संज्ञान लेते हुए हमने टीम गठित करी और प्रभारी लहेरी थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम ने तुरंत जाकर 2-3 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी करी है। उसके सहयोगियों को भी पकड़ा गया है। अभी तक टोटल 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और 2 बोतल साथ में बरामद हुई है। बिहार में यह पहला मामला है जब किसी युवक को पुलिस ने फेसबुक पर शराब की बोतल के साथ तस्वीर पोस्ट करने पर जेल भेजा है। पुलिस के मुताबिक विक्की और उसके दोस्तों ने शराब पी थी, इसकी भी पुष्टि हो चुकी है। शादियों में रसूख दिखाने के लिए लोग जमकर फिजूल खर्ची करते हैं। दिखावे में लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं, लेकिन बगहा में एक अनोखा शादी समारोह हुआ जिसमें न नोटबंदी का असर दिखा और न ही दहेज का दानव। एक दूसरे के गले में वरमाला डाल रहे दूल्हा दुल्हन हो या फिर शादी के मंडप में नई जिंदगी शुरू करने के सपने के साथ खड़े वर वधू, ये सादगी का संदेश दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ आम शादियों की तरह न तामझाम है न दिखावा। नहीं, तुम्हें शादी करनी ही करनी है तो बच्चों आप इतनी समझदार हो चुकी हैं, इसके लिए आपको सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहिए कि आज आपको ये ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि हमें 21 से पहले शादी नहीं करनी है। और आप एक कड़ी हो, अगर सारी लड़कियां ये ठान ले कि हमें शादी नहीं करना है जब तक हम पैर पे खड़े नहीं हो जाएं, तो किसी की ताकत नहीं है कि आपको बहला फुसला ले।
इस अनोखी शादी में अमीर भी है और वो लोग भी जिनका भरा पूरा परिवार है। यहाँ शादी का मकसद दहेज के दानों को समाज से खत्म करना और विवाह के नाम पर होने वाले फिजूल खर्ची को रोकना है। आज हर कोई इस शादी की तारीफ कर रहा है। हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से काफी दिनों से सक्रिय थे इसमें, लेकिन स्थानीय लोगों का इसमें काफी अच्छा रोल रहा है और वो लोग स्वेच्छा से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। वहाँ की बालिकाएं स्वयं आगे बढ़ी हैं और बता रही है कि जब तक 18 वर्ष की आयु नहीं होगी हम शादी नहीं करेंगे। दहेज के कारण कई शादियां टूट जाती हैं, लेकिन बगा की ये अनोखी शादी इन सबसे परे है। आज जरूरत है इस तरह की शादियों को प्रमोट करने की। गुमला में निजी संस्था की ओर से आयोजित दिव्यांग खेल प्रतियोगिता में बच्चों ने न केवल पेंटिंग और संगीत में जोहर दिखाया, बल्कि क्रिकेट खेलकर भी चौंका दिया। बच्चों के जज्बे को देखकर हर कोई हैरत में था। क्रिकेट खेल रहे इन बच्चों की आंखों में भले ही रोशनी न हो, लेकिन इनका जज्बा आम बच्चों से कम नहीं। इन्हें आंखों में रोशनी न होने का कोई गम नहीं। खेल का आयोजन मुक्ति संस्था की ओर से किया गया, जिसमें कई दिव्यांग बच्चों ने खेल के साथ संगीत और पेंटिंग में अपना जौहर दिखाया। ये खेल कूद प्रतियोगिता हुआ है, जैसे कि अभी क्रिकेट हुआ, फिर अभी म्यूजिकल चेयर होगा। अभी कैसे खेले आप लोग? जी, जैसे कि आप सुन सकते हैं, इसमें आवाज है। जिस तरह से सामान्य लोग खेलते हैं, सब नियम वही होता है। बाकी हमारे में बस अंडर आर्म, इसे बोलते हैं अंडर आर्म। तो नीचे से बॉल लुढ़का कर दिया जाता है। इसके आवाज को हम फॉलो करते हैं, इसका आवाज को हम अनुसरण करते हैं, फिर हम खेलते हैं। लेकिन सबसे खास क्रिकेट रहा, जिससे आवासीय स्कूल के शिक्षक भी बच्चों की प्रतिभा से खुश थे। वहीं आयोजकों का मानना है कि ऐसे खेल आयोजित होने से दिव्यांग बच्चों का मनोबल बढ़ता है। खेल कूद का ये किया गया है, जैसे बच्चे लोगों को प्रोत्साहित करना है हमको, जैसे और आगे बढ़े, ये लोग अपने को निशक्त न समझे, जैसे भेदभाव ना रहे किसी के बीच में। ये हम लोग चाहते हैं कि जैसे नॉर्मल बच्चे हो, वैसे ही बच्चे भी हम लोग के साथ आगे बढ़े। इसीलिए खेल कूद का मैंने कुछ म्यूजिक सब कुछ इस सब का प्रबंध किया गया है। अगर हौसला और जज्बा कायम हो तो कोई भी वादा इंसान के आड़े नहीं आता, और इसी का जीता जागता उदाहरण है दिव्यांग बच्चों की ये खेल प्रतियोगिता। गोड्डा जिले में सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र मात्र दिखावा बनकर रह गई है। जिले के आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य केंद्र रहते हुए भी ग्रामीणों का इलाज नहीं हो पा रहा है। वजह कर्मचारियों का अस्पताल न आना। उधर अधिकारी दोषी पर कार्रवाई को छोड़ मामले की लीपापोती में जुटे हैं। अस्पताल बंद तो गया, लेकिन इलाज नहीं होता। ये है गोड्डा जिले का आदिवासी बाहुल्य घटियारी गांव। यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन यहाँ इलाज नहीं हो पाता, क्योंकि कर्मचारी आते ही नहीं। कोई भी नहीं रहता है, कभी नहीं खुलता है, कभी नहीं। दवा ववा नहीं मिलता है, कभी कुछ नहीं मिला ना? नहीं। डॉक्टर भी नहीं आया? नहीं है। सिविल सर्जन ने पहले तो कर्मचारियों की लापरवाही की बात ही खारिज कर दी, लेकिन बाद में कार्रवाई का आश्वासन दिया। जरूर खुलता है, हो सकता है टीकाकरण के दिन एनएम जाती होगी, लेकिन नहीं अगर खुलता है तो ये गंभीर विषय है। इस पर छानबीन करके हम उचित कार्रवाई करें। उधर मामले की जानकारी के बाद जिले की उपायुक्त ने भी कार्रवाई का भरोसा दिया है। अब तक स्थानीय व्यक्तियों को लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? अब इनसे जो सीएस से बात करके हम इसमें पूरा डिटेल्स देने में संभव हो पाएंगे। जहां झारखंड सरकार सूबे में स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए करोड़ों खर्च कर रही है, वहीं कर्मचारियों की लापरवाही से लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पाता। आमतौर पर आप अपने पुराने गर्म कपड़े फेंक देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके ये पुराने गर्म कपड़े किसी की जान भी बचा सकते हैं? ठंड के मौसम में गरीबों को गर्म कपड़े मुहैया कराने के लिए स्थानीय लोगों ने एक नई पहल की है, और इसके लिए बनाई गई है नेकी की दीवार। ये है नेकी की दीवार। बाबा की नगरी देवघर में स्थानीय लोगों की ओर से एक ऐसी पहल की गई है जो मानवता के लिए मिसाल है। इस नेकी की दीवार का मकसद
केवल जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाना है। जहां शहर के लोग अपने पुराने गर्म कपड़े दीवार पर टांग देते हैं और इसे उन गरीबों के बीच बांट दिया जाता है जो ठंड में ठिठुरते रहते हैं। इस दीवार का जो है कि एक ही उद्देश्य है कि लोग स्वयं आए, जिसको जो जरूरत है वो अपना सामान जो है ऐसे ही फ्री में जो है कि ले जाए, वो अपना जरूरत के मुताबिक अपना जो है कि पहने उसको। यही हम लोग का उद्देश्य। स्थानीय लोगों की इस पहल को आम लोग भी सहयोग दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, तो वो लोग अगर सहयोग करें तो ये अच्छा से चलेगा और भी लेबर लोग वगैरह सब कोई अपना यूज करेंगे। ठंड से ठिठुरते रिक्शा चालक हों या सड़क किनारे रहने वाले गरीब, हर जरूरतमंद इस नेकी की दीवार की सराहना कर रहा है। ठंड से बचिएगा नहीं कपड़ा से। अच्छा लग रहा है, ठंडा के लिए अच्छा है ना। नेकी की दीवार लोगों को काफी पसंद आ रही है और गर्म कपड़े मुहैया कराने की ये तरकीब भी लोगों को खूब भा रही है और लोग इसमें हिस्सेदार भी बन रहे हैं। बिहार सरकार के दावे की उलट पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल में एक ऐसा गांव है जहां के लोग आज भी लालटेन युग में जी रहे हैं। यहां आजादी के बाद आज तक बिजली नहीं पहुंची। चुनाव के दौरान वादे तो किए गए लेकिन सारे दावे फॉल्स साबित हुए। बाढ़ अनुमंडल का नीमचक गांव, यहाँ के लोग शाम ढलते ही लालटेन के सहारे जीने को मजबूर हैं। गांव में पोल तो गड़े हैं लेकिन बिजली आजादी के दशकों के बाद भी नहीं पहुंची। बिया हुआ जब तक से आयन रहा कभी नहीं आया है, कभी नहीं। तो बाल बच्चा को कैसे पढ़ाते लिखाते हैं? कैसे पढ़ता, लालटेन में से बाढ़ से पार हो गया, दिक्कत होती है। गांव में कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी भी ढलने के करीब है लेकिन बिजली के नहीं पहुंचने से काफी निराश है। यहाँ पर सर जब से हमको याद है तब से यहाँ पे बिजली नहीं है। हमारे गांव के चौबगल दक्षिण साइड सोइमा 2 किलोमीटर गांव है, वहाँ पर बिजली है। चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधि गांव में बिजली पहुंचाने का वादा तो करते हैं लेकिन चुनाव खत्म होते ही रात गई बात गई की तरह वादे भी भूल जाते हैं। लेकिन हाँ, लोगों के सामने समस्या के निदान का बखान जरूर दोहराते हैं। विभागीय इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन विडंबना ये है कि राजीव गांधी विद्युत करणीय योजना हर गांव को जोड़ने का है और माननीय मुख्यमंत्री भी साफ निश्चय में जोड़े हैं कि हर घर को बिजली देंगे, लेकिन विडंबना है कि हर घर को बिजली कहाँ मिलेगा, यहाँ तो गाँव है गायब। नीतीश सरकार चुनाव के दौरान घर घर बिजली पहुंचाने के वादे के साथ सत्ता में पहुंची थी, लेकिन बाढ़ अनुमंडल के नीमचक गांव जहां से एनटीपीसी कुछ ही दूरी पर है, फिर ये गांव बिजली सुविधा से महरूम है।